नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। चीन एक ऐसा देश है जिसकी समस्त व्यवस्था जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा पर आधारित है। 1976 में माओ की मृत्यु के बाद चीन की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में माओ के योगदानों पर पुनर्विचार किया जाने लगा और 1978 ईस्वी के पश्चात जो सत्तारूढ़ शासक वर्ग था, उन्होंने यह अनुभव किया कि जो माओ का रूढ़िवादी साम्यवाद का मार्ग था वह आज की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं है और इसके स्थान पे प्रगतिशील साम्यवाद तथा विकसित औद्योगिक तकनीक को अपनाए जाने की आवश्यकता है। अतः इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक नए संविधान की आवश्यकता जो है महसूस हुई। अतः 1978 के संविधान पर विचार के लिए एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की गई। इस समिति के जो उपाध्यक्ष थे वह पेंग झेन थे, जो कि अपनी रिपोर्ट जो है वह संसद के समक्ष ब्रिटेन की चीन की जो संसद थी, नेशनल पीपुल कॉन्फ्रेंस, उसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और 4 दिसंबर 1982 को चीन का नया संविधान जो है स्वीकृत वहां की संसद के द्वारा और नागरिकों के द्वारा किया गया। संविधान के अनुसार देश में शोषक वर्ग का समूल नष्ट कर दिया गया तथा वर्ग संघर्ष अब समाज नहीं होगा, ऐसी उनके संविधान में ऐसी बातें की गई। जनवादी चीन के नए संविधान में जो है 138 अनुच्छेद हैं, जो कि 4 अध्यायों में विभाजित हैं। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में जो नया संविधान है वह थोड़ा व्यापक है। कई दृष्टियों से यह नूतन भी है। पुराने संविधान की तुलना में जो उनका नया संविधान था वो थोड़ा सा ही व्यापक था, ज्यादा व्यापक नहीं था। कई लोगों का विश्वास है कि पुराने संविधान की तुलना में नया संविधान कई दृष्टियों से नूतन है। जैसा यदि देखा जाए तो उसमें जनवादी चीन की स्थापना से लेकर अब तक के ऐतिहासिक अनुभव जितने भी हैं उन सभी का समावेश किया गया है। इन अनुभवों को अब कानूनी रूप दे दिया गया। अगर दूसरा देखा जाए जो इसमें नया है तो वह यह है कि इसमें समाजवादी मार्ग पर चलने के 4 प्रमुख सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही होगी, जो 4 मार्ग हैं समाजवादी मार्ग, उसमें पहला है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, दूसरा है साम्यवादी दल का नेतृत्व, तीसरा है मार्क्सवाद लेनिनवाद तथा माओ त्से तुंग के विचारों का संकलन उपलब्ध कराया गया है और यह इस बात की गारंटी है कि चीन का समाजवादी विकास सही और निश्चित मार्ग पर हो रहा है। और तृतीय इसमें जो नूतन चीज है वह यह है कि यह संविधान समाजवादी समाज के निर्माण के साथ साथ समाजवादी सभ्यता के निर्माण पर भी जोर देता है। यही 3 जो चीज थे वो ज्यादा इसमें नए दृष्टि से देखे गए, नवीन थे। अब एक एक करके हम नए संविधान जो चीन की है उसकी विशेषताओं को देखते हैं। पहला है संक्षिप्त संविधान। यद्यपि 1975 और 1978 के संविधान की तुलना में यह अपेक्षाकृत व्यापक संविधान है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के संविधानों की तुलना यदि की जाए तो यहाँ का संविधान जो है वह संक्षिप्त है, क्योंकि यहाँ के संविधान में मात्र 138 अनुच्छेद हैं जो कि 4 भागों में विभक्त हैं। इसमें एक प्रस्तावना भी जुड़ी हुई है। इसके संविधान की अगली विशेषता है लिखित तथा निर्मित संविधान। चीन का नवीन संविधान जो है अन्य आधुनिक राज्यों के समान लिखित है। इसका निर्माण भी विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति द्वारा, जो कि जनवादी कांग्रेस थी, उनके द्वारा एक निश्चित समय में किया गया है। अतः चीन के संविधान की विशेषताओं में दूसरा विशेषता हम लिख सकते हैं कि लिखित तथा निर्मित संविधान। इसकी तीसरी विशेषता है पारिभाषिक दृष्टि से कठोर लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान। चीन के संविधान को पारिभाषिक दृष्टि से तो कठोर कहा जाता है, परंतु अगर हम व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो यह लचीला है। चूंकि कठोर संविधान उस देश के संविधान को कहते हैं जहां पे संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है वह सामान्य प्रक्रियाओं से अलग तरह से अपनाई जाती है, यानी कि 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ता है विधेयक को, तब के संविधान संशोधन होता है। तो ये चीज तो वहां पे अपनाया गया है, परंतु चूंकि वहां पे एकल पार्टी
मतलब एकल दलीय व्यवस्था ही है, अतः वहाँ पे 2/3 बहुमत की स्वीकृति जो है बहुत आसानी से मिल जाती है, जिस वजह से अगर देखा जाए तो यहाँ का संविधान जो है वह पारिभाषिक दृष्टि से बस कठोर है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से लचीला संविधान की श्रेणी में आता है। इसकी अगली विशेषता है जनवादी गणतंत्र। नए संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार चीन के जनवादी गणतंत्र में संपूर्ण सत्ता जो है जनता में निहित है और जनता जो है इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस तथा जो स्थानीय जन कांग्रेस है उनके माध्यम से करती है। चीन में जितने भी स्तर हैं उन सभी में जन कांग्रेसों का गठन किया जाता है और वे जो है वह राज्य प्रशासन का संचालन जो है जनता स्वयं करती है तथा आर्थिक, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियों का संचालन भी कानून के अंतर्गत जो है जनता स्वयं करती है। अगर इन सब व्यवस्थाओं के अलावा देखा जाए तो वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था के बावजूद भी केंद्रवाद का तकाजा है, क्योंकि हर स्तर के जो पदाधिकारी होते हैं अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों के अनुसार कार्य करते हैं और सभी शासन संरचनाएं जो हैं वह केंद्रीय सरकार के अधीन होती हैं। अतः वहां पे केंद्रवाद भी जनवादी गणतंत्र के साथ केंद्रवाद की भी मजबूती देखने को मिलती है। इसकी अगली विशेषता है बहुराष्ट्रीय राज्य। चीन जो है वह बहुराष्ट्रीयताओं वाला राज्य है, जिनमें 56 राष्ट्रीयताएं निवास करती हैं। इनमें हान राष्ट्रीयता जो है उससे जुड़े व्यक्तियों की संख्या जो है सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त यहाँ लगभग चांड और हेचन जाति भी निवास करती हैं। चीन में इन राष्ट्रीयताओं को भाषा, लिपि और संस्कृति आदि के प्रसंग में पर्याप्त स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसकी अगली विशेषता है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का यह सिद्धांत जो है साम्यवादी व्यवस्था के मूल सिद्धांत और माओ के दर्शन पर आधारित है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद का तात्पर्य यह है कि जो लोकतंत्र और केंद्रवाद जो है अगर देखा जाए तो ये लगभग विरोधी प्रवृत्तियां हैं और इन दोनों के बीच समन्वय जो है बस यहाँ के संविधान में देखने को मिलता है। इसमें लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जो है जनता में निहित है और नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का समुचित अवसर भी प्रदान किया जाता है। लेकिन केंद्रवादी तत्व की यदि बात करें तो यहाँ पे शासन या दल का प्रत्येक अंग जो होता है अपने से उच्च अंग के अधीन होता है। निम्न स्तर के अंग को उसी सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त है जिस सीमा तक उच्च अंग उस पर प्रतिबंध नहीं लगाता। प्रत्येक निम्न अंग के लिए अपने उच्च अंग की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अतः देखा जाए तो यह कह सकते हैं कि समस्त राज शक्ति का एक केंद्र बिंदु जो है वह वहाँ का केंद्र होता है। ठीक है। इसकी अगली विशेषता है एकात्मक शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के दो रूप सामान्यतः देखने को मिलते हैं, एकात्मक और संघात्मक। जिस देश की शासन व्यवस्था का संचालन, जिस देश की जो शासन शक्ति है केवल केंद्र में निहित होती है तो उस देश को हम एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत रखते हैं। चीन में शुरू से ही एकात्मक शासन प्रणाली विद्यमान रही है। नए संविधान द्वारा भी एकात्मक शासन प्रणाली को ही मजबूत किया गया है। यद्यपि शासन एक ही स्थान से संचालित होता है, वह शक्तियां जो हैं एक ही इकाई में निहित होती हैं, जैसा कि एकात्मक संविधानों में देखने को मिलता है। लेकिन चूंकि चीन एक बहुत ही विशाल आकार और जनसंख्या वाला देश है, इसलिए शासन की सुविधा के लिए क्या किया गया है कि वहां पे 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था कर दी गई है। पहली है प्रांत। प्रांत स्वायत्त शासी प्रदेश व केंद्र के अधीन नगर निगम होते हैं। प्रांतों और स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों, स्वायत्त शासी जिलों और नगरों में बांटा गया है। जिलों और स्वायत्त शासी जिलों को जनता के कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। इसके अतिरिक्त स्वायत्त शासी जो प्रदेश है और स्वायत्त शासी जो जनपद होते हैं और जिले जो होते हैं स्वायत्त शासी, वह अल्पसंख्यक जातियों के राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इसके संविधान की अगली विशेषता है नागरिकों के मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य। जो नवीन संविधान है उसके अध्याय 2 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे नागरिकों के 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। पहला है आर्थिक अधिकार। नागरिकों को बहुत से आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जैसे काम करने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी और अशक्तता की स्थिति में
आर्थिक सहायता पाने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अलावा राजनीतिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी स्त्री पुरुषों को वोट देने का अधिकार है। नागरिकों को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वे सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कर सकें। इसके अगले अधिकार जो हैं सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है। नागरिकों को उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, विज्ञान, साहित्य, कला व संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान व सृजन की स्वतंत्रता भी नागरिकों को दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ के नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्राप्त है। कई व्यक्तिगत स्वतंत्रता यहाँ के नागरिकों को दी गई हैं, जैसे भाषण, अभिव्यक्ति, सभा व प्रदर्शन आदि की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार और धर्म पालन की स्वतंत्रता। इसके अतिरिक्त संविधान के नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। जैसे नागरिकों का जैसे भारत में कर्तव्य है, ठीक वैसे ही वहाँ पे भी है लगभग समान, कि नागरिकों को वहाँ पे कानून का पालन करना है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, वहाँ के नागरिक मातृभूमि की रक्षा करें, सेना में भर्ती होने के लिए सदैव तैयार रहें, फिर जो टैक्सेस होते हैं उनका नियमानुसार भुगतान करें, और आक्रमण जो वहाँ पे हो रहे हैं किसी दूसरे देश के द्वारा तो उन सब का प्रतिरोध करें। अतः संक्षेप में यदि कहा जाए तो अन्य पिछले संविधान की तुलना में यहाँ पर नवीन संविधान में भी नागरिकों के अधिकार व कर्तव्य जो है काफी विशद रूप में है। इसके संविधान की अगली विशेषता है राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता, लेकिन वस्तुतः एक दलीय प्रणाली। अब देखिए इसके विषय में क्या कहा गया है कि जो सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है, और चीन में साम्यवादी दल के अतिरिक्त 8 और अन्य राजनीतिक दलों का भी अस्तित्व है। लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल को प्रमुखता और नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है, जिस वजह से एक दलीय जो प्रणाली है वह उभर कर आती है। इस दृष्टि से प्रतियोगी राजनीति का अभाव हो जाता है और एक दलीय प्रणाली यहाँ पे अस्तित्व में देखने को मिलती है। इसके संविधान की अगली विशेषता है न्यायपालिका की अधीन स्थिति। जनवादी चीन में जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता, सर्वोच्चता और निष्पक्षता जैसे सिद्धांतों को स्वीकार नहीं किया गया है। वहाँ न्यायपालिका प्रशासन का एक अधीनस्थ मात्र अंग है। न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने तथा सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। अंततः हम ऐसा कह सकते हैं कि साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती है, अगर देखा जाए किसी भी संविधान व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में शासन व्यवस्था की जो रूपरेखा दी जाती है, व्यवहार में उसका महत्व अलग ही होता है। चीन में भी ऐसा ही है। संविधान के द्वारा इस प्रकार की समस्त संस्थागत व्यवस्था की गई है, परंतु व्यवहार के अंतर्गत आज चीन की जो समस्त राज्य व्यवस्था में एक व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता है, और वह व्यक्ति हैं शी जिनपिंग। वर्तमान समय में शी जिनपिंग जो है चीन के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति और चीन के साम्यवादी दल के महासचिव तथा वे ही केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष भी हैं। अगर कहा जाए तो वही सर्वे सर्वा हैं तथा उन्हें आज के विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कहने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। चीन की राज्य व्यवस्था का यह शी जिनपिंग युग है। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।